अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज एक बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन, जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक मैच 7 बजे शुरू होगा और क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, इसके हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, वो हम आपको बताते चलें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको पता है कि कप्तान बदले हैं। तो बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी आज के मैच में। बाबर आजम इस टीम में मौजूद हैं। फिर अगर बाबर आजम के पार्टनर की बात की जाए तो बाबर आजम के साथ साइम अयूब यहाँ पे मौजूद हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक मोहम्मद रिजवान आएंगे और चौथे नंबर पे फ़खर जमान होंगे। उस्मान खान जो कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उस्मान खान को जो इतलात है अभी तक की, उसमें 5वें नंबर पे खेलना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद 6ठे नंबर पे होंगे। शादाब खान 7वें नंबर पे होंगे। इमाद वसीम जिनका कमबैक हो रहा है तकरीबन 2 साल बाद, वो 8वें नंबर पे होंगे। नसीम शाह यहाँ पे मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और मोहम्मद आमिर आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। ये तो 11 की कहानी है, लेकिन आज मैच स्टार्ट होने से कुछ देर कबल दिन के टाइम आजम खान के हवाले से अपडेट आई है कि आजम खान इंजरी का शिकार हैं, उनका मुआयना किया जाएगा और मुआयने के बाद ये इतलात दी गई हैं हमें, मीडिया को दी गई हैं कि आजम खान के हवाले से फैसला किया जाएगा कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में दस्तयाब होंगे नहीं होंगे। और ये कोई आज की रवायत नहीं है, इस तरह काफ़ी अरसे से हो रहा है कि आपको बिल्कुल 11th ओवर में पता चलता है कि आपका कौन सा प्लेयर इंजर है, कौन सा प्लेयर दस्तयाब है नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले वर्ल्ड कप में भी कि एक वर्ल्ड कप में हम प्लेइंग 11 बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए थे तो हमें पता चला कि इमामुल हक खेल रहे हैं और इमामुल हक नहीं खेल रहे, उनकी जगह फ़खर जमान खेल रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं। फिर इसके अलावा बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी मानी खेज बातें की शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और अपनी बॉन्डिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं। आगे चल के उस हवाले से भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और फिर अपनी ओपनिंग के सवाल पे भी बाबर आजम ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, उसको एलेबोरेट हम आगे जाके ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कल तक का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जब हमें हर चीज़ के लिए कल तक का इंतज़ार करना चाहिए तो फिर कयास आराइयाँ भी होंगी, फिर बातें भी होंगी और फिर बहुत सारी बातें बनाई भी जाएंगी और फिर इस पर गिला नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजम काफ़ी ज़्यादा गिले गुजारिशात करते हुए नज़र आए मीडिया से और बहुत सारी बातों पे उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपको सिर्फ मीडिया में नज़र आती हैं, अगर मीडिया में नज़र आएंगी इस तरह की चीज़ें तो फिर मैं भी देख के हैरान होता हूँ कि ये किस तरह की मीडिया कर रहा है। ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो है बाबर आजम ने कल एलेबोरेट की हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से बात होगी। फिर आजम खान नहीं खेले तो डेफिनेटली इफ्तिखार अहमद खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हमारे मेहमान से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बोलते हैं और आप इनके तज्ज़िये तबसरे इंजॉय भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब। रऊफ भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी तो जो इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ की इतलात ये हैं कि बारिश भी होगी, लेकिन फिर भी मौसम इस तरह का है कि शायद मैच भी पॉसिबल हो सकता है। बड़ा सिग्निफिकेंट है ये दौरा पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसी गन्स हैं जिस तरह आमिर हैं, मोहम्मद इमाद वसीम हैं, ये कम बैक करने के लिए जा रहे हैं। फिर आपको पता है उधर से न्यूजीलैंड की एक कमज़ोर टीम है जिसके साथ हमारा मुकाबला है। कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी एक वन साइडेड सीरीज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो मेन स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर आईपीएल में बिजी है और वहां पर नहीं खेले। और उसके बाद बी नहीं बल्कि सी टीम उन्होंने भेजी है और दो प्लेयर्स उनके थे, एलन फिन और उसके बाद जो एडम मिलने थे, उनसे थोड़ा सा कुछ बेहतरी हो सकती थी, मगर उन्होंने भी एट द निक ऑफ द टाइम जो अपना नाम थे वो विड्रा करवा दिए सीरीज से। तो अब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वन साइडेड किस्म की सीरीज होगी और पाकिस्तान भी अगर अपने जितने भी यंगस्टर्स थे उनको शॉर्ट फॉरवर्ड में ट्राई आउट करता है जो इनके पास परफॉर्मेंस साल के, तो मेरा ख्याल है कि काफी बेहतर होता, मगर पाकिस्तान ने डिसाइड किया फुल स्ट्रेंथ के साथ जाने का। अच्छा रऊ भाई, ये जो आपने कहा ना डिसाइड किया, लेकिन मुझे कोई, क्योंकि मैंने परसों अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, मैं वहाँ पे मौजूद था, फिर बाबर आजम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें पाकिस्तान की जानिब से कोई प्लान नज़र नहीं आता कि किस प्लान के तहत हम मैच में जाएंगे। मुझे लगता है कि वो आसरे वाली चीज़ें ये कि अल्लाह के आसरे पे ही है, फुल स्ट्रेंथ पे जाएंगे। अगर वो ना चली, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं जिनको देखा हुआ नहीं है, तो फिर यंगस्टर्स को आजमाया जाएगा। मतलब कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की कैंप में।
देखिए, प्लानिंग जब तक आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी तो प्लानिंग होना बड़ा मुश्किल है। प्लानिंग आप इस तरह कर नहीं सकते जिस तरह का म्यूजिकल चेयर का खेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। इनस्टेबिलिटी है, कभी कोई चेयरमैन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आ गए हैं और उसके बाद तो सारे की सारा जो टीम है वो चेंज हो जाती है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि काफी जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो उनमें मेरिट तो है नहीं, वो इसी तरह से ओब्लिगेशन और लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो उसका नुकसान आगे जाकर आपको ये हो रहा है कि उससे आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या बन नहीं सकती, ना आप उसी विजन पे आपको डायरेक्शन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनती हैं, जो लोग आते हैं वो अपने मफादात के लिए अपने पर्सनल जो एजेंडाज होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको सामने रखकर वो फैसला करते हैं। और उसमें जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की क्रिकेट का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन का इंटरेस्ट है, वो बहुत पीछे रह जाता है। और इसी तरह आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। ना आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर फंक्शनल, ना आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फंक्शनल है, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके हैं, और आपकी जो नेशनल टीम है वो भी इसी तरह डावाडोल पोजीशन में है। अच्छा रऊफ भाई, क्या ये आपको भी लगता है कि बाज औकात ना जब चेयरमैन बदलता है तो इस तरह के लोग सामने आ जाते हैं कि वही लोग हर ओहदे पे भी होते हैं? अभी भी आप देख लें कि जो दो सिलेक्टर हैं उनमें से एक सीनियर मैनेजर है, उसके बाद एक बैटिंग कंसल्टेंट है, और एक ज़माने में जब चीफ सेक्रेटरी साहब को सीनियर मैनेजर बना के भेजा गया था तो हमारे मीडिया ने ही बहुत शोर किया था, लेकिन अभी मीडिया इस मामले में खामोश नजर आ रहा है। देखिए, हो नहीं सकता ना, पाकिस्तान में सिस्टम चल नहीं सकता। आप देखिए कि आपका पूरा पाकिस्तान किस लिए सफर कर रहा है, किस लिए आपके इदारे बर्बाद हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, अभी मेरिट पर काम नहीं हो रहा। देखिए कि आप ब्यूरोक्रेट्स अगर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाकर बिठाएंगे तो वो क्या कर लेंगे? ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान का जो अशर किया वो पूरी दुनिया के सामने है। ब्यूरोक्रेसी ने क्या फैसले किया पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेकर जा सके? 70 साल के बाद हम किस जगह पे खड़े हैं? और फिर उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये इनकी उनका लेवल भी वो नहीं है, इनका माइंडसेट वो नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है बेसिक, वो जो है ब्यूरोक्रेट्स जितने भी लाए हैं उन सबसे ज्यादा मेरी एजुकेशन है। उसके बाद मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस इनसे कोई करोड़ दर्जे ज्यादा, 30 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को सर्व किया हुआ, 700-800 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं मेरी। तो आप कोई मुझे एजुकेशन अगर मेरी मैच कर लें इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ तो कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो आप इनको जब इस तरह के नहीं फैसले रऊफ भाई, आप करेंगे में प्रॉब्लम है ना, एक रऊफ भाई आप में प्रॉब्लम है। रऊफ भाई आप में प्रॉब्लम ये, आप यस सर नहीं करते ना। यहाँ पे यस सर वाले लोग चाहिए। देखिए यस सर, तो फिर आप देखिए जो मेरिट पे बंदा आएगा, जिसमें विजन होगा, जिसमें एहलियत होगी, वो कैसे यस सर कर सकता है? देखिए ना कि हम यस सर के लिए तो हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। देखिए मैंने जब क्रिकेट छोड़ी तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया दोबारा, मैंने वहां पे स्पोर्ट्स साइंसेस में एमएससी की, फिर एमफिल किया। मैं अपने उस प्लान की तरफ, तो मैंने ये यस सर करने के लिए तो नहीं किया कोई चेयरमैन आ जाएगा या कोई और आ जाएगा तो मैं उसको, मेरी एजुकेशन तो आपको देखे आपका जो आपका ओपिनियन है उसको ब्रॉड करती है। आपको यस सर करना या किसी के नीचे सर झुकाना या किसी की पॉलिसी के आगे सर तस्लीम कम करना तो एजुकेशन आपको नहीं सिखाती है। तो हमारे पैगंबर ने भी इसका दर्श नहीं दिया था, तो हम लोग कैसे फिर किसी के आगे यस सर कर सकते हैं? लेकिन ये तो हकीकत है रऊफ भाई कि जो भी पहले तनकीद करते हैं, आपके अलावा, आप हैं या एक और शख्स भी हैं, आपके अलावा जो भी तनकीद करते हैं उनके बाद बोर्ड में वो एकोमोडेट होते हैं, उसके बाद वो बातें भी भूल जाते हैं और सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। ये भी तो इसी मुल्क में हो रहा है। सर देखिए, बोर्ड में ये इसमें दो चीजें आ जाती है ना। ये देखिए आपकी जो मीडिया का प्रॉब्लम है ना, जो आप देखिए स्पोर्ट्स पे आप सहाफत कर रहे हैं, आप प्लेयर की छांटी आप लोग लिस्ट नहीं बना सकते हैं कौन सा वेल एजुकेटेड है, किसकी एजुकेशन इस काबिल है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। आप लोग ही बात जाके फिर उनकी चापलूसियां करते हैं और फिर उनकी तारीफों के जमीन आसमान के खिलाफे नहीं सर, हम तो बबांगे 2 लाख से 3 प्रोग्राम्स पहले कह चुके रऊफ भाई कि आपको होना चाहिए, आप जैसे लोगों को होना चाहिए। तो फिर जब अगर मेरे जैसा कोई बंदा आ भी गया तो उस पर भी आप जैसे ये जो आपके जो साथी हैं वही तनकीद करेंगे ऐसे ही कि है, ये बिल्कुल पाकिस्तान करते क्रिकेट बोर्ड पे क्रिटिसाइज करता है, वो आ जाएगा और वो ये चीज नहीं देखेगा कि मेरी और जो आ रहे हैं उनकी जो एजुकेशन लेवल में डिफरेंस कितना बड़ा है। मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, मेरा 30 साल का क्रिकेट एक्सपीरियंस ही है, मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है। आप पूरी दुनिया में कोई बंदा उठाकर देख ले जिसने 700-800 विकेटें ली हूँ, जिसने 100-200 फर्स्ट क्लास मैचेस 3-3 फॉर्मेट खेले हूँ, और उसके बाद उसके पास डिग्रियां उसी शोबे की और उसको साइडलाइन करके रखा गया, और कोई एक पूरी दुनिया में एग्जांपल नहीं दे सके जो मेरे सामने जाकर मुकाबले में खड़ा हो सकता है। तो ये मिलते कर रहे हैं कभी किसी गोरे की, कभी किसी फॉरनर की, उनकी क्या एजुकेशन है, उनका क्या विजन है। और एक और मैं आपको चीज इसमें बता देता हूँ कि
देखिए, 2 चीज़ें आ जाती है। एक सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज़ ये है कि अगर आप प्लेयर हो, आपके पास 30 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन उसी फील्ड में हो, उससे बेहतर आदमी कोई भी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। ना सिर्फ सिंपल एजुकेशन आपको या आपका काम निकाल सकती है, ना सिर्फ सिंपल क्रिकेट आपका खेल निकाल सकती है। आपने 100, 200, 300 मैचेस भी खेले हों, मगर आपकी उस शोबे में स्पेसिफिक साइंटिफिक एजुकेशन ना हो, तो आप ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिग्रीज हो, आपने पीएचडी की हो, मगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, तो आप उस शोबे में जीरो हैं। तो ये एग्जैक्ट एक फेलियर है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान का कल्चर स्पोर्ट्स में का है। इसलिए बिल्ड नहीं हो रहा कि ये दोनों चीजें पैरेलल रख के वो चला नहीं रहे, वो सिर्फ एक एक चीज को ले रहे हैं। या तो एजुकेशनिस्ट को ले आते हैं या सिर्फ जो प्लेयर होता है वो लेकर आ जाते हैं। इसी वजह से जो आपका पूरे का पूरा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह हॉकी थी आपकी आपकी स्क्वाश थी, अब आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब के सब खत्म हो गए हैं। मगर अब ये अभी तक ये लोग समझने को तैयार नहीं है, तो फिर इस पे क्या कर सकता है इंसान? बिल्कुल ऐसी है और यही वजह है कि रऊफ भाई मुझे ये लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही है और जो वर्ल्ड की क्रिकेट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही है। हमारे यहाँ एकदम से पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं एक शख्स के चेंज होने पे, लेकिन दुनिया जो है वो अपनी पॉलिसीज पे बड़े दूर रस जो है 5-5 साल 10-10 साल की प्लानिंग करती है। देखिए, उसकी बेसिक वजह क्या है कि उनके जो सिस्टम्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो पर्सनैलिटीज पे डिपेंड नहीं करते। उनके लिए चाहे कोई भी आ जाए, चेयरमैन कोई भी चेंज हो जाए, मगर उनका जो स्ट्रांग सिस्टम है वो फंक्शन करता रहता है। उसमें मेरिट है, उन्होंने मेरिट पर, एजुकेशन पे और विजन पर लोग रखे हुए हैं। जो उनका थिंक टैंक है वो आगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, 20-25 साल की, 50 साल की पॉलिसी सामने रख के फैसला करता है। मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल देता हूँ। आप देखें कि हमारे इदारे किस लिए तबाह हो रहे हैं। अब देखिए, क्रिकेट बोर्ड है, ये 1952 से फंक्शनल है। इनके पास 1970-80 से अभी तक इनके पास करोड़ों अरबों रुपए इनका बैंक बैलेंस था। तो इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए वो बैंकों में पैसे रखे और सूद वो खाते रहे और तनख्वाहें देते रहे उस पे, और इन्होंने कोई एक रुपए की डेवलपमेंट नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए। एक दूसरा ये स्टेडियम तक नहीं बना सके, ना ये होटल बना सके, ना कोई और इंडस्ट्री बना सकते हैं, ना कोई ये हॉस्पिटल बना सके आज तक। अब इनके मुकाबले में मैं आपको जो पाकिस्तान की दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज है उनकी मिसाल देती हूँ, जिन्होंने 95-2000 में अपना काम किया। आपकी BHA बैरियर टाउन आप देख लें कि उन्होंने 2095 में काम शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सोसाइटीज का जाल बिछा दिया, लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। मगर हमारे इदारे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कजाफी स्टेडियम उसी जगह पे अभी है। इनके पास इतने पैसे नहीं है दूसरी जगह ये खरीद सके। इन्होंने काम क्या किया? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टील मिल इसलिए बर्बाद हुआ, PIA इसलिए बर्बाद हुआ, रेलवे इसलिए बर्बाद है, ये क्रिकेट बोर्ड और हॉकी और फुटबॉल फेडरेशन सारी की सारी इसलिए बर्बाद है कि इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ये जो पर्सनल बेनिफिट्स का एजेंडा सामने रखकर चलते हैं, इनके लिए पाकिस्तान के जो बेनिफिट्स हैं उनकी कोई परवाह नहीं है इनको। इनके लिए जो लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इदारों की कोई हैसियत या नहीं है। और जब तक आप इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपका कोई सिस्टम फ्लोरिश नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, इदारों को जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे आपका कोई सिस्टम फ्लरिश नहीं कर सकता। लेकिन रऊफ भाई मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह का सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टच हैं, हमारा तो काम यही है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग के भी खदशात हैं, इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है हालिया सीरीज़ में भी और वर्ल्ड कप के लिए भी? देखिए, ग्रुपिंग ही उसी वक्त होती है जब आपका क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो, जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो, एक आपका थिंक टैंक हो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी करता हो। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि रोड मैप क्या है, आगे विजन कैसे है, पॉलिसी किस तरह बनानी है, कैप्टनसी किसको देनी है, उसकी रिप्लेसमेंट प्लान क्या होना चाहिए, बॉलर कौन से खेलेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट क्या होंगी, वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह करनी है, खिलाड़ियों को रेस्ट किस तरह देना है, जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह साथ रख के इन्वॉल्व करना है, टीम का सिस्टम किस तरह बैलेंस करना है, मैनेजमेंट कौन सी लानी है, प्लान किस तरह बनाना है, आगे ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूशन किस तरह करवानी है। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? ये जो जाहिल हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं ये तो नहीं कर सकते। आप इनको 200 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं तो आप इनको लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते, तो ये काम ये करेंगे? ये तो एक प्लेयर की साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकते, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकते, तो ये आपका सिस्टम क्या बना कर देंगे? तो इसी वजह से पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग आती है। जब ग्रुपिंग आती है, टीम इंतजार का शिकार हो जाती है। आप उनको जेल नहीं कर सकते, आप उनको चला नहीं सकते। तो उसके बाद आप बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, जिस तरह आप एशिया कप आ रहे हैं, आप जो आपकी जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, फिर आपकी टीम सीरीज जो ये इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो अब इस तरह आपका सिस्टम फिर चलता जाएगा आगे।
ठीक हो गया। रऊफ भाई मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पर शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे। बाबर आजम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, कल उन्होंने मीडिया से कुछ गिले भी किए हैं और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की, उनके क्लिप भी चलाएंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।